कर रहा है काम ना, कराओगे लोग तब काम करेगा, कराते हो नहीं लोग। देखो सुनो, मैं कल रेजिस्टेंस के टॉपिक को एक बार डिपेंडेंसी वाले को फिर से एलोबरेट कर देता ना, फिर वहीं से उठा लेंगे इस टॉपिक को। देखिए क्या हम बताए थे आप लोगों को कि वो कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसमें एक बात हम लोग जिक्र किए थे कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के लेंथ के, और फिर उस वायर का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, अब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को हम कंबाइन करें तो आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। फिजिक्स में भाई एक थंब रूल है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू यदि ले आएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनलिटी बना इक्वल टू में, ये यहाँ आया एक कांस्टेंट टर्म रो L अपान A, और यही रो जो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक, अब यहां से यदि आप रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालें तो इस A को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा R इंटू A और L बटे में आ जाएगा अपान L इज इक्वल टू रो। ठीक, अब बात आती है इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की। भाई ये रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया कि आप कोई एक जनरल वायर ले लीजिए, आप उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर फिक्स कर दीजिए और उसके लेंथ को 1 मीटर फिक्स कर दीजिए। जैसे ही आपने A के जगह पर 1 रखा, L के जगह पर 1 रखा, यह R किसके बराबर हो गया, रो के बराबर हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस ही क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ही। लेकिन कब? जब हम किसी वायर के लंबाई को 1 मीटर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर कर दें तो उस समय निकाला गया रेजिस्टेंस ही उस वायर की क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है किसी वायर का, कब? जब उसकी लंबाई को 1 मीटर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर हम कर दें, अब फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर करें तो उसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है। इसीलिए रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बात समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलिए भाई। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न बोले कि ये बताओ, जैसे हमारे पास कॉपर का वायर है, हमारे पास कॉपर का वायर है, इसकी लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। एक दूसरा हमारे पास कॉपर का वायर है, इसकी लंबाई अभी भी L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/4 हो गया। ठीक, तो यदि इसकी रेजिस्टिविटी को हम रो लिखते हैं तो ये दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी रो से अधिक होगी कि कम होगी? भैया जब बात आप रेजिस्टिविटी की कर रहे हैं तो ये तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो आता ही तब है जब हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दें। तो आप इधर देखो, इस वायर में भी आप कॉपर कह रहे हो, इसको भी क्या बोल रहे हो, कॉपर कह रहे हो। आप लेंथ को फिक्स रख रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हो, तो आप लेंथ को भी चेंज कर दो ना, आप लेंथ को भी बढ़ा करके जो है वो 12 कर दो, फिर भी इस कॉपर की रेजिस्टिविटी वही होगी जो जेन्युइन आपके बुक में डाटा में दिया हुआ है, 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक ना? रेजिस्टिविटी तब बदलेगी जब आप कॉपर के जगह पर एल्युमिनियम लेंगे, एक कॉपर लेंगे एक एल्युमिनियम लेंगे, तो फिर उसकी दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। मतलब वायर का नेचर बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी,
रेजिस्टिविटी एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर। क्योंकि जब आप एक सैंपल के तौर पर कॉपर का वायर लेंगे, इसकी लंबाई आप 1 मीटर रखेंगे, इसका एरिया आप क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर रखेंगे, तो आपने कॉपर लिया, नेचर फिक्स, आपने लंबाई को 1 मीटर कर दिया, लेंथ फिक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स, आपने टेम्परेचर को फिक्स नहीं किया। और यह बात हम आपको बताया था कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे संबंध रखता है, डायरेक्टली का। तो यदि आप एक बार कैलकुलेशन 20 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन यही कैलकुलेशन आप 40 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी। तो दो फैक्टरों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी दो फैक्टरों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मतलब जहां एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या है और जिस मटेरियल को लिए उसका नेचर क्या है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेगा कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला आपके पास आया है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यहां से आप रेजिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट हम सिखा रखे हैं आपको, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर मीटर, लेंथ का मीटर, ये इससे खत्म। तो यूनिट क्या आएगा रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर। तो जिसे मान लीजिए आपको लिखना होगा कॉपर की रेजिस्टिविटी, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी लिखेंगे 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। इसी तरह से आपको एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी लिखनी होगी, तो जो भी यहां पर है क्या क्वांटिटी आएगी यहां पर? 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है मेटल्स की रेजिस्टिविटी देखिए आपके बुक में जो है वो 20 डिग्री, अच्छा ये सब जितना भी डाटा है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का मतलब कोई अलग चीज कैलकुलेट नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। लेकिन कब? जब वायर की लंबाई को 1 मीटर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर फिक्स कर लें और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसका रेजिस्टेंस निकालें, वही रेजिस्टेंस ही उस मटेरियल का क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा यहां से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें मिलने वाले हैं, जरा ये समझा जाए। देखिए देखो वायर के डायमेंशन को, डायमेंशन का मतलब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसके लेंथ को बदलने के दो तरीके हैं। दो तरीके से आप वायर के लेंथ को, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बदल सकते हैं। कैसे बदलने के वो दो तरीके कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दिया जाए। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इसका कुछ लेंथ होगा और इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। हमने बोला आपसे कि इसी वायर के टुकड़े को हम स्ट्रेच कर दिए। क्या कर दिए भाई? स्ट्रेच्ड कर दिए। तो ये बताओ स्ट्रेच करके और इसकी लंबाई को दोगुना कर दिए, तो स्ट्रेच्ड करके इसकी लंबाई को दोगुना करेंगे तो ये बताइए इसका लंबाई तो दोगुना हो जाएगा, इसका लेंथ तो दोगुना हो गया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कैसे मालूम सर कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा ही होगा? तो बताइए मटेरियल ये है, ठीक, इसका वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, चाहे आप इसको खींच के रखें चाहे इसको दबा के रखें। तो ये बताओ यहां पर इसका वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो भाई। अच्छा यहां पर इसका वॉल्यूम फिर से वही लेंथ मल्टीप्लाइड बाई, तो यहां पर लेंथ बदल चुका है एल डैश, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं? ए डैश। तो अब बताओ जरा सोचो, यहां पर लेंथ को एल लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लेना है, ठीक। जरा यहां पर सोचो एल डैश क्या है आपके पास?
12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A/2, यही से खत्म भाई। यही आया हमारे पास LA जो कि पहले वाला वॉल्यूम था। तो इस सिचुएशन में A डैश को आप A/2 लिए भाई, लेंथ जितना गुना बढ़ा उतना ही टाइम्स कम हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तभी तो इनका वॉल्यूम जो है वो बराबर रहेगा। बोलिए, तो वायर की लंबाई को चेंज करने का एक तरीका है क्या, हमने इसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच जब भी प्रश्न में वर्ड यूज हो गया स्ट्रेच्ड, तो इसका मतलब देखिए जितना टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतना ही टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या कोई असुविधा? दूसरी चीज है, एक तो ये हमारे प्रश्न में एक आएगा, दूसरा है कि जैसे आपके पास ये वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब बोलेगा कि यदि इसी वायर को लिया जाए जिसकी लंबाई इस लंबाई की दोगुनी है, तो बताइए उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो, इसी वायर की लंबाई की दोगुनी, यहां पर स्ट्रेच करने की बात नहीं बोला है, मतलब एक हम सैंपल लिए, ये इसका कुछ रेजिस्टेंस है, करे इसी वायर का दोगुना लेंथ ले लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, समझ आ रहा ना? बोले भाई। और दूसरा चीज क्या है कि जैसे आपके पास ये एक वायर है, इसको हम क्या किए, इस वायर को हम स्ट्रेच किए, तो स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर क्या होगा, पतला होगा। पतला होने के बाद भाई इसकी लंबाई दोगुनी हो गई, तो अब आपको बताना है कि बताइए पतला होने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अरे ऐसे कैसे भाई होगा भैया, आप इसको खींचेंगे, आपके पास फार्मूला क्या है जरा समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके पास एक वायर है, इस वायर का लेंथ आपके पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने इसको स्ट्रेच किया और इसके लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, आधा। अब जरा सोचो, फार्मूले पे आओ, हम यदि इसका रेजिस्टेंस निकालें तो इसका रेजिस्टेंस होगा R। अच्छा, रेजिस्टिविटी तो दोनों की फिक्स होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रो L/, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगी इस वायर की, सॉरी रेजिस्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस निकाले तो रो L के जगह पर क्या लिखेंगे 2L, और एरिया आपका जगह पर A/, का 2 ऊपर जाएगा क्या, तो ऊपर वाली क्वांटिटी हो जाएगी 4 रो L/। तो ये बताओ, अब ये जो नया वाला रेजिस्टेंस है, जिसको R न्यू लिख लेते हैं RN, ये जो नया वाला रेजिस्टेंस है, ये पहले वाला, देखो पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है, रो L/A। बोलो भाई, तो यहां से क्या आ रहा है कि नया वाला रेजिस्टेंस किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया ना। बोलो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये सर 4 गुना क्यों, सर हम तो डबल ही किए थे, 4 गुना क्यों? तो भाई 2 गुने का प्रभाव लेंथ के 2 गुने होने से आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एक और 2 गुने का प्रभाव इस वायर के पतले होने से आएगा, क्योंकि वायर जैसे जैसे पतला होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और वायर जैसे जैसे लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस। तो दोनों ही डायमेंशन से जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ रहा है वो इंक्रीजिंग इफेक्ट ही है ना। बोलो भाई, आ रहा है कुछ बात समझ में? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, या फिर कंपटीशन वगैरह में भी जो है ये क्वेश्चन, यदि आप किसी स्कॉलरशिप वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आगे चल के आप पॉलिटेक्निक वगैरह का एंट्रेंस देते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ना, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, देखिए एसएन वाली बुक निकालिए, दिया है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन जरा बताइए। देखिए भाई, हाँ एक चीज और मैं बता लूं, फिर इस प्रश्न पे आएंगे। ये हमारे पास वायर हो गया, इस वायर की कुछ लंबाई हो गई और इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। दूसरा तरीका है इसके डायमेंशन को बदलने का, इसको फोल्ड कर देना, डबल। देखो इसकी लंबाई को बढ़ाने वाला तरीका तो हम लोग देख लिए, लंबाई को बढ़ाने में, खींच करके बढ़ाने में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था।
अब इसकी लंबाई को घटाने की बात की जाए तो घटाने के भी दो तरीके होंगे। बोलो भाई, एक तो हम क्या लें, इसको काट दे बीच से, इसको हम बीच से काट करके और इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये L/2 एरिया आपका सेक्शन अभी भी वही रहा। एक तो ये तरीका है हमारे पास इसकी लंबाई को कम करने का, काट करके। दूसरा तरीका हमारे पास इसकी लंबाई को कम करने का है, इस वायर को हम क्या कर दें, फोल्ड कर दें। वायर को फोल्ड करने का मतलब कि ये जो वायर है, समझिए, ये इस तरीके से कर दे इसको और इसको आपस में सटा दें, तो हमको क्या मिलेगा, ये वायर कुछ इस तरीके से, यही वायर अब कुछ इस तरीके से मिलेगा। बोलो भाई, यही वायर हमको अब कुछ इस तरीके से मिलेगा ना, यहां से फोल्ड हो गया तो। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी हो गई, आधी हो गई, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले सिर्फ ए था, अब ऐसे 2A है ना, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए भाई कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस यदि हम निकालें तो रो L/A होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने रो ले लिया, दोनों भाई रेजिस्टिविटी रो हो गया, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब जरा यहां पर रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टिविटी रो, लंबाई को क्या लिखेंगे, L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2A। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो L/A। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, वो पुराना वाला है। अब ये नया वाला आपके पास रेजिस्टेंस आया, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना आया, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4। बोले भाई, अब देखिए आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है कि एक हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। यदि इस वायर को हम डबल्ड अप कर दे फोल्ड करके, क्या कर दे, डबल्ड अप कर दे फोल्ड करके, मतलब समझ रहे ना, ये हमारे पास वायर है, हम इसकी लंबाई को क्या करें, फोल्ड करके डबल्ड अप कर दें, तो शुरू में इसके पास रेजिस्टेंस 6 ओम का है, यदि हम इसके लेंथ को डबल्ड अप करके फोल्ड कर दें तो अब बताइए इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। उसी के लिए तरीका मैं आपको बताया हूं ना, भाई देखो डबल्ड अप की बात हुई है तो ये नीचे देखो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है, पुराने वाले का, जितना टाइम आप फोल्ड किए उसका स्क्वायर, तो डबल्ड अप किए हैं ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहां से बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले इसका रेजिस्टेंस 6 ओम था, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब इसका रेजिस्टेंस होगा पहले वाले का 1/4, क्योंकि डबल डब की बात है, कट के कितना आएगा 1.5 ओम। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, या कोई तकलीफ, बोलिए भाई, बनाया सकता है। तो एक क्वेश्चन बनाइए जरा, आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए भाई। देखिए अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, a wire of resistance 4 ohm, a wire of resistance 4 ohm is redrawn by pulling it doubled, is redrawn by pulling it doubled. What is its new resistance? What is its new resistance? What is its new resistance? सभी लोग सॉल्व करें, जब हम पूछेंगे तब कोई जवाब देगा।
16। बताइए भाई कितने लोग बना पाए, कितना जवाब आया? 16 ओम। बहुत सुंदर। और कोई भाई, और कोई बना पाया? बस एक चीज देखिए, इस तरह के प्रश्नों में एक चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, वो क्या? वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग विल इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग। इस मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा, इसको खींचने से पहले और इसको खींचने के बाद, वो दोनों ही वॉल्यूम क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, यदि आप खींच करके, जरा सुनो भाई, यहां पर एक वायर के देखो वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, दिस विल इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग। इस बात को आप ध्यान दीजिए भाई, वायर का वॉल्यूम निकालना है तो वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, बोलिए। तो आप किसका मल्टीप्लाई किसमें करते हो भाई? देखो, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी लेंथ को यहां पर h को, हाइट को हम लोग l लिखते हैं, बोलो भाई। तो यही हो जाता है ना हमारे पास इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये बताओ, वॉल्यूम जब इसका आप निकालोगे भाई, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं हम लोग। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू एल होता है कि नहीं होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a और इंटू एल कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग वायर क्या होगा? a इंटू एल। कह रहा है कि स्ट्रेच करने से पहले का वॉल्यूम और स्ट्रेच करने के बाद का वॉल्यूम ये दोनों सेम होगा। अगर तुम खुद सोचो कि यदि आप लंबाई को, यदि आप लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, अच्छा वॉल्यूम आपको फाइनली ही निकालना है, तो यहां पर एक टर्म 2 आया ना, जो इसके वॉल्यूम में बदलाव ले आ रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर दें इसमें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है, तभी तो ये इससे खत्म होगा और फिर से वो पहले वाला ही वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू ए। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है जरा मुझे बताइए? 4 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। चलिए इसी वायर को ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। हाँ, इसको रिड्रॉ किया गया खींच करके ना, मतलब कि इसको पतला कर देगा ऐसे, बोलो भाई। तो इसकी लंबाई डबल हो गई, 12 हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? तो पहले हम यहां से लिखे ना, पहले इस वायर का रेजिस्टेंस R किसके बराबर होगा? रो, इसका लेंथ और इसका एरिया ऑफ, और यही क्वांटिटी किसके बराबर है? 4 ओम, यानी कि 4 ओम इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये हमारे पास एक डाटा है। अब तो यहां पर इसका हम रेजिस्टेंस लिखे तो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? रो, नया लंबाई यानी कि L डैश, और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A डैश। अब जरा मुझे बताइए, रो L डैश कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है, तो इंटू 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ है? A बाई 2, तो A अपान का 2 ऊपर चला जाएगा। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा R न्यू दिस इज इक्वल टू रो L अपान A, और 2 इंटू 2 4। तो ये रो L अपान A कौन सी वैल्यू है? 4 है ना, बोलिए भाई। तो फिर इसका जो नया रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा? रो L अपान A की जगह पर 4, और ये इंटू 4, और कितना आएगा? 16 ओम। यानी कि अब जो स्ट्रेचिंग के बाद जो नया वायर हमको मिला है, जो पहले वाले लेंथ का 2 गुना और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रश्न में थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, ये इसको जो रीड्रॉ करके डबल कर रहा है, फोल्ड करके आधा कर दे। फोल्ड करके क्या कर दे? आधा कर दे, तो क्या होगा? तो पहले एक चीज जरा समझ लो, मान लो बेटा, समझो इस बात को समझो। यदि इस लेंथ को आपने डबल किया, हमने बोला ट्रिपल कर दो, तो ट्रिपल करोगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई, यहां पर जो 2 इंटू 2 का हो रहा था, यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये को थंब रूल हम नहीं याद कर लेंगे, कि भाई स्ट्रेचिंग के केस में जो नया वायर का रेजिस्टेंस होता है, दिस इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस, जहां N का मतलब
नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना उसको बढ़ाया गया है, बोलो भाई। तो यहां पर 2 गुना बढ़ाया गया है तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई अब जो भी पुराना वाला रेजिस्टेंस हो, बोलिए। यदि 3 गुना बढ़ाया है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पुराना वाला रेजिस्टेंस। अब बताओ ये प्रश्न आसान हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं आपसे बोलूं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, इसका रेजिस्टेंस, हम इसको स्ट्रेच कर दिए और इसको स्ट्रेच करके इसके ओरिजिनल लंबाई का 3 गुना कर दिए, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल सी बात है, 3 गुना किए तो क्या 3 का स्क्वायर और इंटू रेजिस्टेंस पहले कितना था 9, तो 3 का स्क्वायर कितना, नाना गैलन फांसी। ये सब नहीं जानते क्या आप लोग? बचपन में ये सब नहीं सीखे आप लोग? अरे जब फर्स्ट सेकेंड में आप लोग पढ़ते थे तो टेबल पढ़ाते समय ऐसा नहीं होता था? यूपी, अच्छा ये सीबीएसई बोर्ड वाले हैं आप लोग। यूपी बोर्ड में ऐसा होता था भाई, जैसे 9 का पढ़ा था लोग ना, तो इसे आगे से बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग चलता था ना कि जैसे जो क्लास का तेज बच्चा है वो आगे आके पढ़ाता था, ठीक ना। तो इसे 9 का पहाड़ा आया, ठीक है, तो बाकी के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, इसमें सभी लोग चुप रहते थे, ठीक। 9 8 72, यहाँ तक चुप। उसके बाद पूरी क्लास बोलेगी 9 81। अब उन 9 दहा में 90 नहीं, जो पीछे वाले लोग रहते थे कहते 9 81, नाना गैलन फांसी छोड़ावा ए नाती। अब इसको पूरा करने के बाद ही जो है, अब आदमी आगे तब बढ़ता था जब गुरुजी डंडा लेके आते थे। ये पढ़े का पार्ट हो गया था उस समय एकदम। चलिए ये बात समझ में आया हो? सिंपल सी बात, देखिए यदि ये बात स्ट्रेचिंग की है और यही डबल्ड अप बाय फोल्डिंग की बात है, तो यही एन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आप चीजों को करके देखिए ना। आप इसी वायर को लीजिए जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और इसको आप डबल्ड अप करके नया रेजिस्टेंस जरा कैलकुलेट करिए। सिंपल सी बात है ना। डबल्ड अप करेंगे तो ये लेंथ जो है, देखो जो नया रेजिस्टेंस आएगा रो वही है, लेंथ कितना हो जाएगा? डबल अप बाई फोल्डिंग, बोलो भाई, तो L/2 होगा। ये बताइए, इसको फोल्ड करेंगे तो वायर मोटा जाएगा ना हो, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो गया तो एक और 2 आएगा ए के साथ, तो ये रो L/A तो पहले वाला रेजिस्टेंस है और ये बटे में 2 × 2 4 आ गया ना, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4। बोलिए भाई। अच्छा यदि मान लो उसको ट्रिपल फोल्ड किया गया, 4 टाइम्स फोल्ड किया गया, तो 4 टाइम्स फोल्ड, लेंथ कितनी थी उसकी? L थी, ठीक ना। उसकी लंबाई को L/4 कर दिया गया फोल्ड करके, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 4A हो जाएगा। तो 4 × 4 कितना असर आएगा? तो हम कह सकते हैं ना कि उस केस में जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस होगा दिस विल इक्वल टू R/N²। तो ये बात, ये डाटा आपके कंपटीशन के लिए, बाकी सॉल्व करने का तरीका आपका ये होगा जो जेन्युइन आपको बताया गया है। कर लेंगे ना? कोई तकलीफ? चलिए चलिए। अच्छा एक इसमें और क्वेश्चन आता है बाबू। ये तो रेजिस्टेंस रजिस्ट्री से लेकर एक टाइप हो गया। एक जनरल डाटा वाला क्वेश्चन कैसे आता है, जरा समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेडियस दे दिया है, जिसका लेंथ दे दिया है, और वो बता दिया है कि जिस मटेरियल से बना है उसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, तो उसका उस वायर का रेजिस्टेंस बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसे देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.35 mm है, उस वायर का जो लेंथ है वो 2.2 सेंटीमीटर है, एंड इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी ना, एक मटेरियल से बना है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.4 × 10⁻⁸ ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पर डाटा, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कह रहे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो बताइए उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। एक ये भी टाइप बनता है आपके प्रश्न का, बनाया सकता है। देखो भाई, हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो
L/A। सबसे पहली चीज रो दे रखा है, ठीक, रो दे रखा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रो नहीं बोला है, इसको रेजिस्टिविटी नहीं बोला है, आपके प्रश्न में इसको बोला है कि इट इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। रो का वैल्यू दे रखा है, एल भी दे रखा है, ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको निकालना होगा, उसको निकालने के लिए वायर का रेडियस दे रखा है। तो भाई वायर किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, यानी कि बेसिकली उसके क्रॉस सेक्शन का शेप क्या होगा, सर्किल। क्रॉस सेक्शन का शेप क्या होगा, तो सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला पाई आर। एक बात आपको ध्यान देना है, देखिए रेजिस्टिविटी में लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज किया है, लेंथ में सेंटीमीटर यूज किया है, लेकिन यहां पर मिलीमीटर, तो इस मिलीमीटर को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में, और फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आपके पास क्या निकलेगा। तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी है, लेंथ भी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप यहां से निकाल लेंगे। क्या इन सारी वैल्यूज को पुट करके रेजिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता है। तो इस डाटा को नोट करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, घर से कर लीजिएगा भाई। इसको कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन से घबराना नहीं है भाई, ये तो सीखना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठाकुर जी हो, बोला करिए भाई आप लोग, अगल बगल में यदि किसी को छींक आता है तो आप लोग बोला करिए। हाँ। नोट हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन दिया जाए। देखिए भाई ये क्वेश्चन लिखिए, देखिए कह रहा है दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर का नाम x बोला है, दूसरे का y बोला है। कह रहा है कि इनके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रेडियस का रेशियो दिया है 1:2। जरा समझा जाए, देखिए एक कंडक्टिंग वायर ये है, दूसरा कंडक्टिंग वायर ये है, इसका नाम x बोला है, इसका नाम कर दिए। इनके रेडियस का रेशियो, मतलब कि आप पहले वाले के रेडियस को यदि r1 कहते हैं, दूसरे वाले को r2 कहते हैं, तो r1:r2 दे रखा है 1:2। ये कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, ठीक। दूसरा बात इसमें दे रखा है लेंथ इन द रेशियो 1:3। इनके लेंथ का, इसकी लंबाई को यदि हम लोग L1 लेते हैं, इसकी लंबाई को L2 लेते हैं, तो लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है 1:3। आगे दे रखा है इनके रेजिस्टिविटी का रेशियो, यदि इसकी रेजिस्टिविटी को हम लोग ρ1 ले, इसकी रेजिस्टिविटी को ρ2 ले, तो यहाँ पर ρ1:ρ2 3:1 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, फाइंड R1:R2। जरा प्रयास करें एक बार आप लोग बनाने का। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, नाम लिखा है x और y। कह रहा है इन कंडक्टर के रेडियस का रेशियो 1:2 है, इनके लेंथ का रेशियो 1:3 है, इनके रेजिस्टिविटी का रेशियो 3:2। तो बताइए इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग। बन जाएगा 3:1 नहीं भाई जी।
जी एकदम नहीं। आप ये मत भूलिए कि ये रेडियस का रेशियो दिया है और आपके फार्मूले में क्या आता है, एरिया आता है। गड़बड़ी यहीं से हो रही होगी, क्योंकि बाकी तो भाई डाटा रख देना है बस। ये रेडियस का रेशियो दिया है, एकदम नहीं। एक बार रिवाइज करिए इस चीज को, 1:4 की 4:1। 4:1 आ रहा है। हाँ, अब 1:4 नहीं होगा तो 4:1 तो हो ही जाएगा। तो ये तो विशेष क्षमता है आप लोगों के अंदर। 4 ऑप्शन दिया जाए, फिर देखिए सर आप 4 लोग मिलके किसी न किसी ऑप्शन को सही कर ही देंगे। बहुत बड़े मूर्ख हैं भाई आप लोग। आइए देखिए, आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। तो चलो ये रेजिस्टेंस हम वायर X के लिए लिखें। बोलो भाई, रेजिस्टेंस हम वायर X जो R1 हम जिसको कह रहे हैं, पहला लेके चले, यहाँ पर RX कर लेते हैं, फिर पहला ही कर लेते हैं। पहले वायर के लिए चलो आओ। तो पहले वायर के लिए ये बताओ, जब ये हमारे पास रो है, ये भी पहले वायर का होगा, ये जो एरिया जो लेंथ है ये भी, और ये जो एरिया आपका सेक्शन है, आप जरा बताओ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब जरा मुझे बताओ, यदि यही बात हम दूसरे वायर के लिए लिखें यदि, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, ρ2L2/। बोले R1:R2 क्या होगा, तो इनका रेशियो निकाल दो, LHS का निकलेगा तो RHS का भी। तो ये बताओ, यहाँ आएगा R1/I2, इसे ρ1L1/A1। अच्छा, इसके बटे में क्या आएगा, ρ2L2/में। अब ये तो उल्टा होकर जाएगा ऊपर ना, बोले भाई। तो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा क्या, ρ1L1/A1 मल्टीप्लाइड बाई A2/ρ2L2। अभी बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कुलर इंड है ना, तो क्या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पर, जरा समझिए इधर, A1 के जगह पे पाई R1² नहीं लिख सकते? तो इस A1 के जगह पर हम क्या लिख दिए, पाई R1², और A2 की जगह पर पाई R2²। पाई से पाई कैंसिल, पाई पाई जुटाए थे, पाई खत्म हो गया। आप जरा बताओ भाई, R1 ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, और आसान कर लो इसको, ρ1L1/R2² बटे में ρ2L2/R1²। अभी बताओ, इसी डाटा को आप चाहोगे तो ρ1/ρ2 मल्टीप्लाइड बाई L1/2 मल्टीप्लाइड बाई R2/R1 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो? और ये सब किसके बराबर चल रहा है, R1/। तो अब बताओ, ρ1/ρ2 कितना दिया है, तो क्या इसको आप 3/1 लिख सकते हैं? L1/L2 कितना दिया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये बताओ R2/R1, R2/R1 लिखना है इसको, R1/R2 नहीं। तो 2:1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर, ये इससे खत्म, ऊपर मल्टीप्लाई होके 4 आया और नीचे, तो R1:R2 कितना आया, 4। अब डायरेक्ट वैल्यू को मत पुट करो ना, पहले एक एक स्टेप करते जाओ, फाइनली चल के इनको अलग अलग करके इनकी वैल्यूज पुट कर लेना। कोई तकलीफ, बनाया सकता है क्वेश्चन? चलिए, तब बताइए भाई, धीरे धीरे तेज हो रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए, क्या धीरे धीरे आप तेज हो रहे हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। चलिए, यदि आप तेज हो रहे हैं तो थोड़ा सा इसी टॉपिक को बाबू हम लोग ओम्स लॉ से कनेक्ट करें। इसी टॉपिक को कैसे कनेक्ट किया जाए, ओम्स लॉ से। देखिए, हमारे कहने का मतलब क्या है, ओम्स लॉ से कनेक्टिविटी का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये वायर है, जरा ध्यान से समझना, ठीक। इस वायर के हम ये 2 इंड लिए, इंड फर्स्ट, इंड सेकेंड। हमने इस इंड को एक 16 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इस इंड को उसके निगेटिव टर्मिनल से 16 वोल्ट के बैटरी से हमने इसमें कनेक्शन दे दिया। एक ये इंड लिया और एक ये इंड लिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक। इस
वायर के हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी हम आपको दे दें, जैसे इसकी लंबाई कितनी है। अच्छा, ये वायर इस बार सर्कुलर ना हो करके क्यूबाइडल शेप का है, पॉसिबल है? बोले भाई वायर यूजुअली हम लोग लेते नहीं है उस शेप का वायर, लेकिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, हम इसकी लंबाई आपको दे दें, इसकी लंबाई हमने बोल दिया कि 1 मीटर है, फिर इसका जो ब्रेथ है और इसकी जो हाइट है, क्यूबाइडल है तो LBH आएगा ना, इसका ब्रेथ भी दे दे और इसका हाइट भी दे दे, और बोले कि इस हिसाब से वायर का कनेक्शन किया गया, यहां से ये और यहां से ये, बैटरी से 16 वोल्ट की बैटरी से। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्यों, कैसे बता सकते हैं सर? इस मटेरियल में एक चीज और आपको देना होगा, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बतानी होगी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। चलिए, हमने आपको रेजिस्टिविटी भी बता दिया। देखिए क्या क्या हम इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। क्वेश्चन जरा बोर्ड पर लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझना होगा आपको। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, हम यहां से इसको जोड़ दिए किससे? 16 वोल्ट से। हम इसकी लंबाई को कह दिए 1 मीटर, हमने इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को बोल दिया 1 ओम मीटर। ठीक, फिर इसमें हम इसके ब्रेथ को और इसको 0.25 ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो है इसको 0.25 मीटर बोल दिए, और फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हाइट है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? 0.25 मीटर कह दिए। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस ब्लॉक में जो बहने वाला करंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब जरा समझो, इसी प्रश्न में मैं थोड़ा, हाँ दोनों सेम है, 0.25। अभी क्वेश्चन करिए मत आप समझिए मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं। दूसरी चीज, यही ब्लॉक है, लेकिन इस ब्लॉक को रखने का तरीका इस बार बदल दिया गया, और एक वायर इधर से जोड़ दिया गया और एक वायर इधर से जोड़ दिया गया, और ये वही 16 वोल्ट की बैटरी, ये वही, इसकी लंबाई कितनी? 1 मीटर। ये वाला पोर्शन और ये जो है ये 0.25 दोनों ही है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी अभी भी 1 ओम मीटर ही है। प्रश्न ये है कि क्या 16 वोल्ट ये भी है, इसमें आपको करंट की वैल्यू, क्या इन दो अलग सेम मटेरियल सेम डायमेंशन का, लेकिन वायर को कनेक्ट करने का तरीका बदला गया है। एक बार इसको इस इंड के क्रॉस जोड़ा गया है सर्किट में, और दूसरी बार ऐसे खड़ा करके ऐसे जोड़ दिया गया, इधर से और इधर से। क्या इन दोनों सिचुएशन में इसमें बहने वाले करंट में कोई बदलाव आएगा या नहीं?